So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीपीजी एंड दिस और संदीप भैया एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर। हम सेकंड क्लास में आ चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज हमने देखा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे और अभी हम वेक्टर्स के कैलकुलेशन को करने वाले हैं। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनको जोड़ना, उनको घटाना, उनका गुणा, उनका भाग बहुत ही सिंपल है। 2 किलो आलू में 4 किलो आलू जोड़ना है, 2 + 4 जोड़ के 6 किलो आलू बना दिया, सिंपल है ना। लेकिन 10 न्यूटन फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल में लग रहा है और उसी पॉइंट पर 10 न्यूटन फोर्स एक वर्टिकल में लग रहा है, अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मेरे को डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो मैं दोनों को जोड़ के 20 न्यूटन नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि इसका इसका आंसर क्या आएगा, 10√2, है ना। तो यहाँ पर क्या मामला बन रहा है, यहाँ पर मामला ऐसे 20 न्यूटन की जगह ये 14 न्यूटन हो जाए, मतलब 14 न्यूटन के आसपास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए हम जो बेसिक अलजेब्रा यूज कर रहे थे हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम वेक्टर्स लॉ को यूज करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा को यूज करेंगे और हम पहले जोड़ना सीखते हैं। तो जैसे हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना सीखा है अभी, कि भैया वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड लगा दो और एक डायरेक्शन लगा दो। अब डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं कि भैया देखो 30 डिग्री, 40 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से इतना डिग्री, या फिर नॉर्थ से 30 डिग्री, ईस्ट से 30 डिग्री। आगे चल के हम उसको अपने कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में भी लिखेंगे, और जब हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तब हम वहां पर कैसे जोड़ते हैं उसको हम अलग देखेंगे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी दी गई है या मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटी दी गई है एंगल के साथ, तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे क्या करने वाले हैं, इनके एडिशन को करने वाले हैं। तो उसके लिए जो पहला है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि भैया अगर सिर्फ दो वेक्टर हो तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ दो वेक्टर हो तो यहाँ पे बोला जाता है कि भैया ट्रायंगल लॉ लगा दो। दो वेक्टर है तो क्या करो, ट्रायंगल लॉ लगा दो। और अगर या तो ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर को जोड़ लो, या फिर पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को क्या करो, या तो पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को जोड़ लो। दो वेक्टर को जोड़ना आसान है अगर वो इस फॉर्म में दिए गए हैं तो। अगर वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं तो वेक्टर फॉर्म में जोड़ने का तरीका अलग है, हाँ वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे कैसे जोड़ा जा रहा है। अच्छा, अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो हम वहां पर पॉलीगॉन लॉ का यूज करेंगे, पॉलीगॉन लॉ का यूज करेंगे, हम देखेंगे कि क्या होता है। तो चलो हम पहला देखते हैं कि अगर दो वेक्टर हो और उनको जोड़ना हो, मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल में लग रहा है, एक ही पॉइंट पर ये दोनों लग रहे हैं, और हमें पता करना हो कि भैया इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या है, तो इनको जोड़ के हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम चलो अभी पहले ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायंगल बना के जोड़ेंगे। पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम बना के जोड़ेंगे, और पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ जैसे है वैसे पॉलीगॉन लॉ है, पॉलीगॉन लॉ का ही स्पेशल केस ट्रायंगल लॉ है ना, सिंपल। तो देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यस कुछ कह रहे थे क्या आवाज, हेलो, हेलो। तो एक है ट्रायंगल लॉ से हम दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे। चलो हम थोड़ा सा इसको सीखते हैं। इसमें क्या है कि हमें ट्रायंगल बनाना होता है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, और मान लेते हैं एक वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। या फिर दूसरे शब्दों में बोलें कि मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पर ए वेक्टर ए इधर फोर्स लगा रहा है और वेक्टर बी इधर फोर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर बी इधर फोर्स लगा रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है। तो बताइए बताइए ये पॉइंट नेट कितना फोर्स महसूस कर रहा होगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, है ना। मुझे या फिर मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, हम ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा देखते हैं। तो हम इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे। अब ट्रायंगल लॉ बोलता है कि देखो, एक वेक्टर को पकड़ लो रेफरेंस के लिए और उसके हेड पे दूसरे के टेल को रख दो और ट्रायंगल बना लो। एक वेक्टर को पकड़ लिया रेफरेंस के लिए, मैं हॉरिजॉन्टल वाले को पकड़ लिया रेफरेंस के लिए। दूसरा समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इस वेक्टर को यहां पर एक रेफरेंस के लिए लाके रख दिया, मुझे ट्रायंगल बनाना है। तो दिस इज ए ट्रायंगल का पहला है, दिस इज ए ट्रायंगल की पहली साइड है, और दूसरे वाले को जस्ट उठा के लेके आया और इसी के सर पर इसके टेल को रखना है, इसी के सर पर
इसके टेल को रखना है, ठीक, रख दिया। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए और पहले वाले के टेल से टेल की शुरुआत हो और दूसरे वाले के हेड से हेड जाके मिले। पहले वाले के टेल से टेल की शुरुआत हो और दूसरे वाले के हेड से हेड जाकर मिले। इस प्रकार अगर आप ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर इस प्रकार आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये पहला वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर ए था, इन दोनों को मिलाने वाली जो साइड है, ये इनका रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या है कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो मैं पहले के सर पे दूसरे के पांव रख के चढ़ा दिया और ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ध्यान ये रखना है कि पहले के टेल से टेल मिलानी है और दूसरे के हेड से हेड मिलाना है। ये जो रिजल्टेंट निकल के आया, इसकी लेंथ कुछ होगी और इसकी लेंथ भी कुछ होगी। मैं तीसरे वाली की लेंथ अगर माप लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट कितना आएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? रिजल्टेंट। बात समझे? जैसे मैं बोल रहा था कि एक फोर्स, एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है 10 न्यूटन का, दूसरा वाला फोर्स क्या लग रहा है? वर्टिकल लग रहा है 10 न्यूटन का। तो बताओ ये पॉइंट कितना फोर्स महसूस कर रहा होगा? तो कुछ नहीं। इसके लिए ट्रायंगल बनाओ, दिस इज 10 न्यूटन, ठीक है, इसको इसके सर पे रख के चढ़ा दो, दिस इज 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसको माप लो। अब ट्रायंगल कंप्लीट करो। ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जिसको रेफरेंस माना उसके पांव से पांव मिलाइए और इसके सर तक लेके जाइए, ठीक है। अब इस लेंथ को माप लो। ये पहला लेंथ 10 न्यूटन का था, दूसरा इसकी लंबाई 10 न्यूटन है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होगी? माप लो। रिजल्टेंट की लंबाई मापो तो भैया ये 90 डिग्री पर थे, इसका लंबाई 10 न्यूटन है, इसका लंबाई 10 न्यूटन है, मतलब इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 है, तो इसकी लंबाई कितना होगा? तो अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दिस इज 10 रूट 2। मैंने बोला भी था कि 14 आएगा। इसकी 1.41 होती है, सॉल्व कर लो, 14.1 न्यूटन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया कितना आया? 14.1 न्यूटन आया। यही ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ यही तो बता रहा है कि अगर दो फोर्स हैं तो मैंने उससे मिला के ट्रायंगल बनाया, तो जो तीसरी वाली साइड होगी, जो तीसरी वाली साइड होगी वो किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसके मैग्नीट्यूड को बताएगा? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को बताएगा। मतलब कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? 14.1 आया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ सकता है, हैंड राइज कर लो। यस वाजिद। ऑडियो किसको किसको नहीं आ रहा है भाई? गुड इवनिंग। यस एवरीवन, ऑडियो आ रही है क्या? ऑडियो नहीं, पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगा, पिछला वाला भी अभी कर दूंगा। अभी अभी ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? वाजिद एंड एवरीवन बोलो। सैयद, अवैज, अरे बोलो यार। इज इट क्लियर? क्या ऑडियो वीडियो आ रही है? मेरी ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? हाँ या ना बोलो। हेलो हेलो हेलो, आनी तो चाहिए वैसे। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एवरीवन इज वर्किंग। भाई वीडियो नहीं आ रही है। ओके, लेट मी स्टार्ट दिस अगेन, ठीक है। तो ये टोटल सिंपल है। मैं एक बार फिर से क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे वेक्टर को जोड़ने के लिए पहला रूल बनाया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं कि इसमें हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं। मान लो दिस इज वेक्टर नंबर 1, दिस इज वेक्टर नंबर 2। तो वेक्टर नंबर, दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए हम एक रेफरेंस वेक्टर लेंगे, उसके उसके सर पे दूसरे का पैर रख के चढ़ा देंगे और ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। ट्रायंगल कंप्लीट करते समय ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पहला वेक्टर है उसके पूंछ से पूंछ हमारा मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर का, और दूसरे वेक्टर के हेड से हेड मिलेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसकी लंबाई कुछ होगी और इसकी भी लंबाई कुछ होगी। इन दोनों को मिला के जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो एक और साइड की जरूरत पड़ेगी ना, तो जो साइड हम लगाएंगे वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। जैसा कि इस केस में हम लोग क्या कर पा रहे हैं,
आई होप कि देख पा रहे हैं। तो आई होप कि तुम लोग को ये फीलिंग आ गई होगी। अब हम चलो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन इज वेरी 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 इजी, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। अब डेरिवेशन में क्या था, डेरिवेशन में था कि भैया पहला वेक्टर बना लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते हैं। दिस इज वेक्टर नंबर 1 और दिस इज वेक्टर नंबर 2। ओके, ध्यान देने योग्य बात ये थी कि जो वेक्टर नंबर 2 था, दिस इज वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। जो वेक्टर बी था वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। अब हमें पता है कि ट्रायंगल लॉस है कि हमें ट्रायंगल कंप्लीट करना होगा, और ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए जो तीसरी साइड हम बना रहे हैं यही हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर, पर डायरेक्शन का ध्यान रखना है। दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर और इसकी वैल्यू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, है ना। इसका लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर, इसकी लेंथ कितनी है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। मान लेते हैं ए रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर आर। ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर आर। मान लेते हैं वेक्टर ए से फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए से फाई एंगल, क्योंकि रिजल्टेंट भी तो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही होगा। ये दो वेक्टर थे, दो वेक्टर को हम जोड़े तो एक नया वेक्टर मिला जिसको हम वेक्टर आर बोल रहे हैं। तो वेक्टर आर का भी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। मैंने मान लिया इस वेक्टर आर का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में फाई है, ठीक है। अब हमें उसको फाइंड करना है। तो देखो इसमें तो फाइंड करना बड़ा आसान था क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, लेकिन ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है ना, तो मैग्नीट्यूड किसको दर्शा रहा है, लेंथ को दर्शा रहा है। तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, ए के बराबर। इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये लेंथ ए है, ए लेंथ बी है, ठीक है। अब वेक्टर के टर्म में मत देखो, एक इसको एक ट्रायंगल के जैसे देखो कि एक ट्रायंगल का साइड ए है, इस ट्रायंगल का साइड बी है। हमें इस ट्रायंगल का साइड पता करना है। हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का साइड पता करना है जिसकी वैल्यू आर है। तो उसके लिए हम बोलेंगे भैया ये जो ए बी है, ये ए लाइन यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, तो ये लाइन यहाँ से क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखो ए लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको देखो, इसकी वैल्यू बी है। मैं एक काम करता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाता हूं और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिखता हूं कि टैन राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख देता हूं, मुझे एक साइड ए फाइंड करनी है और एक साइड ए फाइंड करनी है। तो मैं अगर साइन थीटा लेता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। मान लेते हैं दिस इज वाई, तो ये हो जाएगा वाई बाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, दिस इज वाई बाई बी। तो वाई की वैल्यू हो जाएगा बी साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स, तो कॉस ले लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई बी। एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, बी कॉस थीटा। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई ना। तो मैं ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूं इसकी वैल्यू ही तो एक्स थी, ये वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज व्हाट, बोले बच्चा पार्टी, दिस इज बी साइन थीटा। अब तुम इसको एक पूरे ट्रायंगल की तरह देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, ये मेरे कभी किस काम का नहीं है। इसको पूरे ट्रायंगल की तरह देखो, पूरे ट्रायंगल को देखना बच्चा पार्टी, पूरा ट्रायंगल, दिस इज, ये पूरा ट्रायंगल है ना। इसको एक पूरे ट्रायंगल के फॉर्म में देखो, इसको एक पूरे ट्रायंगल के फॉर्म में देखो तो तुम्हें दिखेगा कि भैया दिस इज अ ट्रायंगल। ये पूरा लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी कॉस थीटा है। तो ये पूरा लेंथ है ए प्लस बी कॉस थीटा। ऊपर वाली लेंथ कितनी है बेटा, ऊपर वाली लेंथ है बी साइन थीटा। और इसी पॉइंट से तो ये हमारा रिजल्टेंट मिला हुआ है। इस रिजल्टेंट का लेंथ है आर, इस रिजल्टेंट का लेंथ क्या है, आर। अब तुम मुझे बताओ ये एंगल है कितना, दिस एंगल इज फाइव। अब तुम मुझे बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, यस और नो बोलो। हाँ भैया दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें हाइपोटेनस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाइपोटेनस की वैल्यू होगी सर आर इज इक्वल टू, दिस इज अ वेरी सिंपल, इस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा, बेस का स्क्वायर कर लीजिए सर, ए प्लस बी साइन बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए सर, और प्लस इसको बी साइन थीटा का स्क्वायर कर लीजिए। तो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा हो गया। मैं थोड़ा इसको ना ये ऊपर सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो मैं r इज इक्वल टू लिखूंगा, देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू लिखूंगा, r इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो लिखोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, ओहो बाय मिस्टेक ये मेरी गलती है, लाहौल बिलखपत है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2, दिस इज a एंड दिस पर्टिकुलर इज b, 2ab कॉस थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, बी स्क्वायर एक पास लेके आओ, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब ये बी स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा, ये मिलके बन जाएंगे 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। लो आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट, जो तुम रटते हो, क्या करते हो, रटते हो, यही फॉर्मूला है और अब तुम्हें क्या करना है, रटना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया भैया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई से भैया पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab cos थीटा कर दिया। थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और ये ही रीजन है कि हमने कल आपको एंगल निकालना सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी यू आर गेटिंग अ पॉइंट कि दो वेक्टर को सम करना कितना इजी है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, तो मैंने मान लिया ये डायरेक्शन इसका जो है वो फाई है, वेक्टर एंगल ए के साथ फाई एंगल बना रहा है, वेक्टर आर जो है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, मैंने मान लिया, तो यहां से मैं फाई भी निकाल सकता हूं। देखो फाई कैसे होगा, मैं बोलूंगा सर टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, बाई बेस की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, टेन फाई की वैल्यू क्या है बच्चा पार्टी, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ए फाई एंगल कहां से है, ए फाई एंगल कहां से है, तो दिस फाई एंगल इज फ्रॉम बी, फाई एंगल has been taken from A, हमने A से लिया है एंगल, हमने वेक्टर A से फाई एंगल लिया है। अगर तुम ये इसका एंगल, इस रिजल्टेंट का एंगल तुम किससे लेते, इस रिजल्टेंट का एंगल तुम अगर B से लोगे तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, अगर हम बोलेंगे tan फाई B, मतलब एंगल ऑफ रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम वेक्टर बी से, तो बस ए की जगह बी कर दो और बी की जगह ए कर दो, ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल, जो पूरा नीचे आएगा उसी से एंगल लिया जाएगा, और जिसका जिसका कंपोनेंट लिया जा रहा है, इसका मतलब वो दूसरा वाला वेक्टर है, जिसका कंपोनेंट लिया गया है वो दूसरा वाला वेक्टर है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक पॉइंट था, इस पॉइंट पर एक बंदा है जो 10 न्यूटन के फोर्स से इसको हॉरिजॉन्टली खींच रहा है, दूसरा बंदा 10 न्यूटन के फोर्स से वर्टिकली खींच रहा है, तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स तो तुमने बता दिया कि नेट फोर्स कितना होगा, 14 न्यूटन का फोर्स होगा मोटा मोटी, और डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलो डायरेक्शन यही तो है, मैं मान लेता हूं ए से डायरेक्शन ले लेता हूं, तो tan फाई कैसे निकालोगे, tan फाई इज इक्वल टू क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया 1, तो फाई की वैल्यू क्या आई 45 डिग्री, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 45 डिग्री पर लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा 14.1 न्यूटन, मतलब ये पॉइंट दो फोर्स लग रहा था,
इसका रिजल्टेंट क्या है, मतलब इस पॉइंट पर नेट फोर्स का अनुभव कितना हो रहा है, तो नेट 14 न्यूटन का फोर्स का अनुभव कर रहा है पॉइंट, और किस डायरेक्शन में कर रहा है, 45 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में कर रहा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग और इसका मीनिंग क्या है, हम जो जोड़ के बता रहे हैं वो कैसे जोड़ रहे हैं और जोड़ने से मीनिंग क्या है। जैसे सपोज दैट ये कार है, ऐसे सिंपल भाषा में समझो, यह एक कार है या एक बॉक्स है, मान लो यह एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे चॉकलेट है और तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम 20 न्यूटन के फोर्स से, तुम 20 न्यूटन के फोर्स से इसको अपने तरफ खींच रहे हो और तुम्हारा भाई जो है 20 न्यूटन के फोर्स से इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो बताओ ये बॉक्स किसके तरफ जाएगा और इस बॉक्स पर कितना फोर्स का अनुभव हो रहा होगा। सिंपल है, कितने फोर्स का अनुभव हो रहा होगा। तो बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, दिस इज 20 न्यूटन और इसके ऊपर है क्या 20 न्यूटन, इसको यहां से मिला दिया, इसका लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा, इसका लेंथ बोलूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20√2। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 20√2, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बोलोगे सर ये फाई पता करना है ना, तो 10 फाई की जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 20/20 इज इक्वल टू 1, मतलब 45। मतलब ये बॉक्स ना मेरी तरफ आएगा ना उसके तरफ जाएगा, ये बीचों बीच से जाएगा और कितने एंगल पर जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर जाएगा, और इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा 20√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। मतलब कि दो वेक्टर्स को जोड़ना कितना आसान है, तुम्हें ये बात समझ में आ गया होगा। मतलब दो वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और दो वेक्टर और जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यस वाजिद बताओ, या आई एम लिसनिंग, बोलो। एक नहीं आया यहाँ पे एक चीज, क्या नहीं आया बताओ। ये ट्रायंगल पे 20 और 20 जो आप ये इधर करिए, नेक्स्ट पिन जो आप जिधर क्वेश्चन बता रहे ये वाला, जैसे आप अरे फोर्स लगाए 20 हाँ ठीक है, ये तुम्हें नहीं समझ में आया। ट्रायंगल अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है, तो हाँ आपके मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, ये फॉर्मूला है कि मतलब नहीं, मैं तो फॉर्मूला की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो मैंने अभी निकाला है, अब फॉर्मूला तो अब लगवाऊंगा। मैंने कौन से मेथड से निकाला है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रूल क्या है, दो दो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स को जोड़ना है तो इनका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ, इस 20 न्यूटन को रेफरेंस मान रहा हूँ, ठीक है। रूल समझो, फॉर्मूला क्या बाहर में रूल, 20 न्यूटन रेफरेंस माना, अब इसके सर पे दूसरे वाले का पूंछ रख के चढ़ाओगे, यही तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि पहले के हेड पर दूसरे का टेल रख के हम चढ़ा देते हैं, ये जिसको चढ़ा रहे हो इसी को लाके तो यहाँ चढ़ा रहे हो, 18-20 न्यूटन का है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो जिस साइड से हम ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं यही तो हमारा रिजल्टेंट है, यही तो वेक्टर आर है। ट्रायंगल लॉ में यही बोला जा रहा है ना कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम बताने के लिए हम बोलते हैं कि भैया पहले वाले वेक्टर के पूंछ से पूंछ हटाओ और दूसरे वाले वेक्टर के हेड से हेड हटाओ। तो ये लेंथ मेरे को पता है 20 है, ये भी लेंथ मेरे को पता है 20 है, तो इसकी लेंथ में निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, दिस, रिजल्टेंट। हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना तुम्हें, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक लेंथ 20 है दूसरा वाला लेंथ भी 20 है, हाइपोटेनस मेरे को फाइंड करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हाँ पाइथागोरस। तो मैं तो अभी पाइथागोरस यूज किया हूँ, मैंने पाइथागोरस का यूज करके यहाँ पर रिजल्टेंट निकाला हूँ, दिस इज 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दिस इज 20√2, हाँ या ना, है कि नहीं, सिंपल बात है। अभी तो मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा ही नहीं रहा हूँ, अभी तो बात गणित की चल रही है, और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही किया है, और यही करने के बाद रिजल्टेंट हमारा ये फॉर्मूला आया है, पाइथागोरस थ्योरम से ही ये फॉर्मूला हम निकाल के लेकर आए हैं, और इसको अब तुम्हें रटना है। अब रटना है क्या, रटना क्या है, दो बात रटनी है। पहली बात, पहली बात जो तुम्हें रटनी है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो है जेई एडवांस का एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एग्जाम क्या है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम है, एएमयू का एग्जाम है, तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे और हमारे पास टाइम कम होगा, तो हम रटेंगे कि दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है। अब रटने वाली चीज ध्यान रखो, अभी तक जो समझा रहा था वो समझ गए होगे,
अगर समझदार होगे तो। दिस इज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर क्या है, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला आया वही आया, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ के जो आएगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या होगा, tan फाई क्या होगा, तो tan फाई होगा सर ए, अगर हम ए से ले रहे हैं तो a प्लस बी कॉस थीटा और ऊपर b साइन। बात समझ गए, ये रटना होगा तुम्हें, रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, ये फॉर्मूला तुम्हें रटना होगा। बात समझे कि नहीं समझे, और वही हमने यहाँ पर क्या किया है, ओवरऑल डिराइव किया है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया पैरेललोग्राम बना दो। हम ना पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले के टेल को रख के हम चढ़ाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि एक काम करिए साहब, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ए एंगल थीटा पर है, तो इसको उठा के यहाँ पर इसको उठा के यहां पर लाके मत चढ़ाइए, यहीं पर पैरेललोग्राम बना दीजिए। क्या बना दीजिए, पैरेललोग्राम बना दीजिए। और पैरेललोग्राम का जो डायमेंशन होगा किसके बराबर होगा बेटा, इन्होंने बोला है जो पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायमेंशन होगा वही रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। अब सोचो पैरेललोग्राम में बनाया तो इस साइड का लंबाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस साइड का लंबाई कितना हो जाएगा, अब चूंकि ये बी है और ये भी पैरेलल है तो ये हो जाएगा बी, है ना। तो एक तरीके से ट्रायंगल जैसा ही हो गया, देखो दिस इज ए एंड दिस इज बी, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए रिजल्टेंट की लंबाई, ए रिजल्टेंट की लंबाई, इस ट्रायंगल का ए वाला इस हिस्से का लंबाई ये है और इस वाले साइड की लंबाई बी है, तो रिजल्टेंट की लंबाई क्या होगी बताओ, रिजल्टेंट की लंबाई क्या होगी, इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ तो अभी हमने पीछे ही फॉर्मूले में निकाला, उसका लेंथ होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट कॉस थीटा। तो तुम चाहो तो पैरेललोग्राम से फाइंड करो या तुम चाहो तो इससे फाइंड करो, दोनों में जो रिजल्टेंट आएगा वो वही आएगा। क्या आएगा भाई, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। और मान लेते हैं अगर इस पैरेललोग्राम के ये जो डायगोनल है इसका मुझे एंगल बताना है कि वेक्टर ए से किस एंगल पर होगा, तो मैं tan फाई से बता सकता हूँ कि tan फाई इज इक्वल टू होगा, इसको b को मैं थोड़ा सा इधर से तोड़ देता हूँ, दिस इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ये हो जाएगा b cos थीटा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज b sin थीटा। तो ये tan फाई की वैल्यू क्या होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जैसे पहले देख रहे थे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो जैसे पहले देख रहे थे, तो बोलोगे सर a प्लस बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर बाई tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है b sin थीटा अपान बेस की वैल्यू क्या है a प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे हम वही वाला फॉर्मूला है, वैसे भी दो चीज को जोड़ रहे हो तो अलग थोड़ी आ सकता है, पर मेथड अलग है। क्या है भाई, मेथड अलग है, कैलकुलेशन सेम है, मेथड अलग है, कैलकुलेशन 100% सेम है। मेथड अलग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेथड अलग है, हम यहाँ पर ट्रायंगल बना के कर रहे हैं और यहाँ पर हम पैरेललोग्राम से ही कर ले रहे हैं, बट कैलकुलेशन सेम है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और रिजल्टेंट का एंगल हमें याद रखना है, दो चीज याद रखना है। तो पैरेललोग्राम लॉ समझ में आया तुम्हें, और ट्रायंगल लॉ, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी कर दीजिए, हाँ बी, यस, और ट्रायंगल लॉ समझ में आया, ट्रायंगल हो गया, हो गया। हाँ तो बस चलो क्वेश्चन करो। यहाँ पर एक सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है कि दो एंगल है, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, और आपको बताना है कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट क्या आएगा। तो किससे करूं, ट्रायंगल लॉ से करूं या पैरेललोग्राम लॉ से करूं, बोलो किससे करूं, पैरेललोग्राम लॉ से कर लो सर। पैरेललोग्राम लॉ से करने के लिए हमको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे,
पैरेललोग्राम बना देंगे, इसी के पैरेलल एक साइड यहाँ बना दिया और इसके पैरेलल एक साइड यहाँ बना दिया, दिस इज द पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल हो गया मैं उसको माप लूंगा, ए डायगोनल। अब ये डायगोनल हम माप इंची टेप से तो मापेंगे नहीं, हम कैलकुलेशन से पता कर ले सकते हैं। ए कैलकुलेशन से डायगोनल जो आता है वो किसके बराबर आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर आता है, यही आता है ना। जरा करना बेटा, जरा करो। ए स्क्वायर 10 है तो 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 क्या होता है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। गधेड़े 1/2 ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू होगा देखो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और ये भी बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाहर कर दो तो आ गया 10√3। क्लियर। अच्छा, अगर इसी को तुम्हें ट्रायंगल लॉ से करके दिखाना होता तो क्या बोलते हैं, बोलते कि सर मैं वेक्टर ए को यहाँ ड्रॉ करना चाहूंगा, इसकी वैल्यू कितना है 10 न्यूटन के बराबर है। वेक्टर बी को उठा के लेके आऊंगा यहाँ, क्योंकि वेक्टर बी को हमें कैसे रखना पड़ेगा, इसके सर पर उसका पांव रखना पड़ेगा, है ना। यही तो है ट्रायंगल बनाने का नियम, इसके सर पर उसका पांव रखना पड़ेगा और फिर बनेगा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए जो साइड लगेगा वही बनेगा रिजल्टेंट। तो इसका ये जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, दिस इज 10 एंड दिस इज आल्सो 10। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वही 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल cos 60 डिग्री। फॉर्मूला वही है क्योंकि मेथड भी वही है, बस दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली थी, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करना है ना बेटा, एक नोट डाउन करो, एक इंपॉर्टेंट नोट, मतलब ₹1,00,000 का नोट है ना, हमेशा काम आएगा, बीटेक तक में भी काम आएगा ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। नोट क्या है, नोट समझना, यहां मैं लिखवाता हूं, यहां मैं समझाता हूं, इसको अलग से कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि जब मैं तुम्हें पीपीटी दूंगा ना तो ये तुम्हारे नोट में आएगा नहीं। मान लो ए वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, if same magnitude, if these two vector have same magnitude, मान लेते हैं जैसे पिछले वाले सवाल में क्या था, एक फोर्स था F1 जिसकी वैल्यू क्या थी 10 न्यूटन, और दूसरा कैसा था F2 उसकी भी वैल्यू क्या थी भाई 10 न्यूटन, यही था ना। तो ये दोनों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था कि नहीं था, बोलो, अरे बोलो, सेम था ना। तो अगर ऐसा कभी सवाल आए कि दो वेक्टर हो, मान लो दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है x, ठीक है, या इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं f, दूसरा वेक्टर है b। अब चूंकि दोनों सेम वेक्टर नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, दो वेक्टर बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, दो वेक्टर बराबर होने के लिए क्या होने चाहिए भाई, बोलो, उनके डायरेक्शन और उनके मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर ऐसा केस हो कि दो वेक्टर जोड़ने हो और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो तो हम कैसे जोड़ेंगे वो थोड़ा सा देखना। पहले फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि r इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक, बहुत बढ़िया। मान लिया इनके बीच का एंगल थीटा है जैसा कि पहले सवाल में दिया हुआ था। वैल्यू रखो जल्दी से, a की वैल्यू क्या है f, तो ये हो जाएगा f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, इज इट राइट। थोड़ा और सॉल्व किया, ये 2f स्क्वायर हो गया और ये 2f स्क्वायर हो गया,
तो मैं 2f² कॉमन कर लेता हूँ, ये बचेगा 1 + cos थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है। 2f² 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos² θ/2 - 1। इज इट राइट? अरे cos 2 थीटा के फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का ये होता है 2 cos² θ - 1, या फिर होता है 1 - 2 sin² थीटा, या फिर होता है cos² θ - sin² थीटा। मतलब एंगल आधा करने वाला फॉर्मूला यही होता है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसमें एंगल आधा करते हो। तो मैंने cos 2 थीटा में को उसको मतलब अब यहाँ थीटा था तो थीटा का एंगल आधा किया तो ये θ/2 हो गया। ठीक? अरे बोलो बोलो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? अबे गणित ये कमजोर डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दीजिए ना, 1 + cos थीटा की जैसे 1 + 2 cos स्क्वायर हो गया, एक कट गया, इज इक्वल टू √2f² इंटू 2 cos² θ/2। अब ध्यान से सुनना, रूट से मैं इसको क्या लिखूंगा? 2f cos θ/2। रूट जैसे हटाऊंगा, स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो देखो 2 का स्क्वायर था, रूट से बाहर आ गया। f का स्क्वायर था, रूट से बाहर आ गया। cos² θ/2 का स्क्वायर था, रूट से बाहर आ गया ना। बचा क्या? 2f cos θ/2 f नेट। अब ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना बस ये चाह रहा है बेटा, ये बोलना ये चाह रहा है कि जब भी सेम मैग्नीट्यूड होंगे, जब भी क्या होंगे बेटा? सेम मैग्नीट्यूड होंगे, तो जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो इस मैग्नीट्यूड का दोगुना हो जाएगा इनटू एंगल का आधा हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर जैसे काम करेगा। और जब तुम एंगल निकालोगे ना तो ये बीचों बीच से जाएगी। फाई की जो वैल्यू आएगी ना, फाई की वैल्यू θ/2 आएगी। और ये सिंपल सा बात भी है। मान लो एक गाड़ी है, खिलौना के लिए दो भाई लड़ रहे हैं। एक भाई जो है इधर खींच रहा है, ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं एक भाई जो है अपने तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स लगा के, दूसरा भाई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स लगा। गाड़ी किधर जाएगी? तो गाड़ी किसके तरफ? किसी की तरफ भी नहीं जाएगी, वो बीचों बीच में जाएगी। हाँ या ना? और किस फोर्स से जाएगी? तो 2f cos θ/2 के फोर्स से जाएगी। ये बात समझ में आया? ध्यान रखना, cos का फैक्टर आएगा पर एंगल आधा हो जाएगा। एक मिरर बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ये कैसा काम करेगा? एंगल बाइसेक्टर के जैसा हो जाएगा। ये दो वेक्टर थे, उनके बीचों बीच से वेक्टर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझे क्या? हमें पूरा फॉर्मूला लगाना नहीं है, हमें याद रखना है 2f cos θ/2। व्हाट आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझे? समझ गया। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को अगर मुझे करना हो, मान लेते हैं ए की वैल्यू 20 न्यूटन है, यहां पर भी ए की वैल्यू 20 न्यूटन है। आंसर क्या लेके आएंगे? आंसर क्या आएगा? पहले तो वेक्टर किधर से जाएगा? इसका रिजल्टेंट किधर से जाएगा? तो रिजल्टेंट इसका बीचों बीच से जाएगा, 60 डिग्री एंगल इधर से भी बनाएगा और 60 डिग्री एंगल इधर से भी बनाएगा। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो बोलोगे सर 2 इंटू किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए 20 इंटू इसका आधा cos 60 डिग्री। क्या हो गया? 2 इंटू 20 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आ गया 20। मतलब रिजल्टेंट 20 डिग्री पर जाएगा। एक लाइन में आ गया ना, हमें बहुत कुछ लिखना भी नहीं पड़ा। हाँ या ना बोलो? तो नोट करके मैं लिखवा रहा हूं यहां पे, एक वेक्टर f इधर है, दूसरा वेक्टर f इधर है। ध्यान सुनना, दूसरा वेक्टर f इधर है। अगर इनके बीच का एंगल हो थीटा, तो ये जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो, 2f cos θ/2। एंगल का आधा करना मत भूलना। और फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? एंगल बाइसेक्टर बनेगा θ/2, इधर से भी θ/2 और उधर से भी θ/2। बात समझ में आया क्या? व्हाट आई एम सेइंग टू यू? तो इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आने वाले हैं। चलो इस सवाल को करो, जल्दी से। इन दोनों को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ना है, ऐड करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को। चलो ऐड करो।
क्या बोलोगे? सर ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन। रिजल्टेंट किधर आना चाहिए बोलो? इधर आना चाहिए। रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर होगा और ये फाई होगा। कैसे फाइंड करोगे? दो तरीका है सर, ये दोनों, सॉरी दिस इज 20 न्यूटन, तो ये तो सिंपल है। इसको कैसे फाइंड करोगे चलो बताओ? तो बोलोगे सर यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, बोलो थीटा की वैल्यू क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब भी एंगल 90 डिग्री हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दूसरा लिखो। वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट है, तुम्हें पहले से ही पता है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि अगर 90 डिग्री एंगल बनता है कभी भी, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में? तो यहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट, बहुत नॉइज आ रहा है तुम्हारे से बाजिद, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 बाहर चला गया तो ये बचेगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो दैट इज 10 रूट 5। दिस इज द आंसर। और एंगल कितना होगा? ये एंगल फाइंड करना तो बहुत आसान है। tan फाई की वैल्यू क्या होगा बोलो? एक ट्रायंगल है राइट एंगल, इसमें से हमें एंगल पता करना है जिसमें हमको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता है, तो क्या क्या बोलोगे? tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 20/10, दैट इज 2। आंसर हाँ है ना? यस और नो बोलो। तो पहला नोट क्या है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बहुत आसानी से निकल जाएगा 2f cos θ/2 से। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट भी बहुत आसानी से निकल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इज इट राइट? ठीक है, चलो हर क्वेश्चन से कुछ सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये सवाल है, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज पॉसिबल। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 12 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 8 है। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो वेक्टर सी बन रहा है। तो बताओ सी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? बच्चा पार्टी यू हैव टू टेल कि सी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। क्या बताना है बेटा बोलो? सी की कौन सी वैल्यू तो कैसे पता करोगे? तो चलो हम पता करते हैं। सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ऐसे ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करो, मान लो 20। चलो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। पहले मैथ से निकालते हैं, फिर थोड़ा सा हम उसको बचपन के खिलौने से जोड़ेंगे। हम मैथ से देखते हैं। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखो ए तो फिक्स है, बी भी फिक्स है, हम इनको चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि वैल्यू दे रखा है। हम क्या चेंज कर सकते हैं? थीटा चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि थीटा दे नहीं रखा है। हम थीटा को ही चेंज करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी सी की। तो अगर हम इस चीज को मैक्सिमम कर दें, cos थीटा को अगर हम मैक्सिमम कर दें तो आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ये ज्यादा जुड़ेगा इसमें तो ज्यादा आएगा। और अगर हम cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कर दें, मिनिमम कर दें तो आर की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम आएगी। तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? cos थीटा का डोमेन क्या है, सॉरी रेंज क्या है? डोमेन तो कुछ भी हो जाएगा। cos थीटा की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? चलो cos थीटा का ग्राफ तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही होता है ना, 0 पर 1 होता है, 90 पर 0 होता है, और यहाँ पर 180 पर -1 होता है ना, है ना। दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, तो हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं 1। तो हम जैसे ही यहाँ पर 1 रखेंगे
तो आर मैक्स हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से कट जाएगा, आर मैक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज ए प्लस बी, है ना। सही बात की गलत बात। और इसी का उल्टा अगर मैं करूं, जब इसको -1 रखूंगा तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू जो है a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना, बोलो। तो दिस इज द आर मिनिमम। अब चलो हम इसको बचपन से थोड़ा सा समझते हैं। बचपन में मान लो दो लोग हैं, भैया ये सब भी पीडीएफ में वो कर दीजिए, मैं एक ही ये मुश्किल हो जाएगा। मान लो एक बॉक्स है, समझना समझना, इसको नोट करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक बॉक्स है, दो लोग हैं, तुम और तुम्हारा भाई, तुम 10 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो और तुम्हारा भाई 5 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम तुम दोनों मिलके मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो। तो बोलो कि भाई इस बॉक्स को ढकेलना है तो मैं 5 लगा सकता हूँ, मेरा भाई 10 लगा, मैं 10 न्यूटन लगा सकता हूँ, मेरा भाई 5 न्यूटन लगा सकता है। अगर हम दोनों लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में ढकेलेंगे तो इस बॉक्स पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, और इस बॉक्स पर सबसे ज्यादा फोर्स कितना लगेगा, आर मैक्स लगेगा। दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, 10 + 5 तो हो जाएगा 15 न्यूटन, आया ना। मिनिमम फोर्स कितना लग सकता है, तो बोलोगे कि सर मिनिमम तब लगेगा जब मैं इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं और मेरा भाई अगर मेरे खिलाफ हो जाए, इस डायरेक्शन में धक्का देने लगे, तो यहाँ पर मिनिमम फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है, और 180 डिग्री पे कॉस 180 डिग्री जो होता है क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ पर रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी r-5 बराबर 5 न्यूटन ओनली। तो जब मिलके काम कर रहे थे तो 15 न्यूटन का फोर्स दे रहे थे, मैक्सिमम फोर्स दे रहे थे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे तो 5 न्यूटन दे रहे थे। अच्छा 5 न्यूटन से भी कम हो सकता है क्या, किसी एंगल पे लगा दूं तो, मान लो तुम इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन लगा रहे हो, इधर तुम 10 न्यूटन लगा रहे हो और तुम्हारा भाई तुम्हारे परपेंडिकुलर लगाना लगे, तो क्या 5 न्यूटन से कम हो सकता है क्या, या 15 न्यूटन से ज्यादा हो सकता है क्या, करके देखते हैं। तो बोलोगे भाई मेरा जो अगर हम दोनों का अब रिजल्ट इस केस में जो होगा वो होगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 125। ये तो 15 से कम होता है, 125 का रूट जो है क्या होता है, 15 से कम होता है, और 5 से ज्यादा होता है। मतलब आर की जो वैल्यू होगी हमेशा आर मिनिमम से ज्यादा होगी, आर मिनिमम से ज्यादा होगी, और आर मैक्सिमम से कम होगी। मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू तुम लोग मिलके चाहे जितना भी कर लो, 15 न्यूटन से ज्यादा नहीं दे सकते हो, और 5 न्यूटन से कम तुम लोग की वैल्यू नहीं हो सकती है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर भी चलो हम इस केस में लगाते हैं, बोला जा रहा है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो बोलोगे भैया मिनिमम और मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम क्या हो सकता है, सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बोलो। बोलोगे कि भैया इन दोनों को हम सीधे सीधे जोड़ दें, सीधे सीधे जोड़ो, 12 8 20, और सी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 12 - 8 4। तो जो सी होगा हमेशा 8 से बड़ा होगा और 20 से कम, सॉरी 4 से बड़ा होगा और 20 से कम होगा। सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमेशा 4 से बड़ी होगी और 20 से कम होगी। तो बोलो क्या पहला हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि इसके रेंज में आ रहा है। दूसरा, दूसरा हो सकता है क्या, नहीं नहीं। तीसरा, नहीं चौथा, हाँ जब चौथा हो सकता है जब दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे ना, जब दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तब हो जाएगा। पांचवा, नहीं कहाँ हो जाएगा, 4 से कम हो ही नहीं सकता। छठवां, यस। सातवां, क्या इनका वैल्यू डेसिमल में आ सकता है, रिजल्टेंट का वैल्यू डेसिमल में आ सकता है, नहीं
क्यों भैया, क्यों नहीं आ सकता है? 4 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस एंगल ही तो चेंज करना है ऑब्वियसली। और 8वां नहीं, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि 20 से ज्यादा है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सारा कुछ? ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो, ये सवाल तुम लोगों के लिए स्पेशली, दिस क्वेश्चन इज स्पेशल फॉर यू। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3 वेक्टर है, सॉरी 2 वेक्टर है ना। एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन है। दिस इज वेक्टर बी, इसकी वैल्यू 12 न्यूटन है। आपको बताना है कि किस एंगल पर इन दोनों को रखा जाए कि इनका रिजल्टेंट 17 न्यूटन हो जाए, इसका रिजल्टेंट 7 न्यूटन हो जाए, इसका रिजल्टेंट 13 न्यूटन हो जाए, और इसका रिजल्टेंट 21 न्यूटन हो जाए। किस किस एंगल पे रखना चाहिए? ये 4 सवाल है। एंगल बदलती जाइए, रिजल्टेंट की वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड बच्चा पार्टी, कैसे फाइंड करोगे? बोलो। बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फाइंड करते हैं। पहले ये देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब डायरेक्ट जुड़ रहा हूं 17। और a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम क्या हो सकती है? मिनिमम मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये 12 माइनस 5 हो जाएगा 7। एक कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। एक कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 180 डिग्री। हाँ या ना? बोलो। तो 2 आंसर तो डायरेक्ट निकल गए। है देखो, बोल रहे हैं कि 17 कब होगा इन दोनों का रिजल्टेंट? तो जब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए तो 17 हो जाएगा। और जब थीटा क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। 7 हो जाएगा। जब थीटा 180 डिग्री हो जाए तो ये 7 हो जाएगा। 21 हो पाएगा क्या कभी? नहीं 21 कभी हो ही नहीं सकता है। तो थीटा डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में थीटा कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसमें 21 हो। सिर्फ 13 के लिए हमें फाइंड करना है। मतलब ये 4 सवाल फालतू का था, एक्चुअल सवाल एक ही है ना। तो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 13 का स्क्वायर, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? 13 है। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होता है ना। करके देखो। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। याद कर लेना है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक तो स्क्वायर याद ही कर लेना, क्योंकि हमें यूज करना पड़ेगा। 2 a की वैल्यू कितनी है? 5। b की वैल्यू कितनी है? 12। और cos थीटा आई हैव टू फाइंड, है ना। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। दिस विल बी व्हाट? 144 प्लस 25 कितना होगा, बोलो? 169 होगा ना। 169 इज इक्वल टू 169 प्लस 12 पचे 60 और 6 दूना 12, 120 cos थीटा। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। इज इट राइट रॉन्ग? और वैसे भी हमें पहले भी चेक कर सकते थे। देखो 12 सुनो, 5 12 और 13 एक एक किसको बनाते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
ये मिलके हो जाएगा √169 और ये हो जाएगा 13। तो इसका मतलब ये एक पाइथागोरस का एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रहा होगा, अगर बेस रहा होगा और ये क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा, तो 13 हाइपोटेनस रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों किस एंगल पे रहे होंगे, बेस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रहे होंगे, तब ये 13 हाइपोटेनस बन रहा है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, तो थीटा 90 डिग्री था। हमें ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमारा माइंड थोड़ा सा और फास्ट होता, हम चेक कर पाते तो। मतलब चारों क्वेश्चन ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते थे, समझे कि नहीं। एग्जाम में ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी कि तुम्हारा दिमाग कितना स्पीड से दौड़ रहा है ना, घोड़े की तरह, चेतक की तरह दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। क्योंकि हमें सवाल करना ही नहीं होता अगर तुम्हें दिख जाता कि यार 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम डायरेक्ट बोल देते। चूंकि पाइथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों छोटे साइड्स का बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम में फाइट इसी बात की है कि तुम्हें आता कितना है, और प्लस जो तुम्हें आता है उसको तुम कर कितना फास्ट रहे हो, समझे कि नहीं। चलो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको करो। अवैज ऊपर से कटा हुआ आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा है। चलो, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, इजी सवाल है, पर यहाँ पे दोनों हर क्वेश्चन तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। और ये सिखाने के लिए ही ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारी अच्छी खासी लर्निंग हो। पहला सवाल है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। एक पॉइंट है, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स वेक्टर ए है और एक फोर्स वेक्टर बी है, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड का सम, मतलब ए प्लस बी, हम वेक्टर में हटा दिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 18 है, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज 12, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ के जो आ रहा है वो वेक्टर आर आ रहा है, और जो आर का मैग्नीट्यूड है वो 12 है, ठीक है। If the resultant is 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? तो मैं वेक्टर बी को एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं बनाता, वेक्टर बी को मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज वेक्टर बी। बोला जा रहा है कि छोटे वाले, मान लेते हैं ए इज स्मॉलर, इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर, अगर इसके 90 डिग्री पर बन रहा है तो इसका मतलब वेक्टर बी कहीं इधर रहा होगा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो बोला जा रहा है वेक्टर ए से 90 डिग्री पर क्या है, इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए से 90 डिग्री पर है। तो आप बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू क्या रही होगी, हमें यही बताना है। कोई नहीं, इजी है बताना, हम कैसे बताएंगे, सवाल को समझना। तो हमें पता है कि वेक्टर r जो है a के साथ 90 डिग्री पर है, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। हम tan फाई, क्योंकि हमें फाई पता है ना, तो tan फाई इज इक्वल टू होगा, a के साथ एंगल लिया जा रहा है तो a प्लस बी कॉस थीटा और ऊपर b साइन थीटा। अब तुम सोचो tan फाई मतलब हम इसको tan फाई को सॉल्व कर लें थोड़ा, तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो मैं लिखूंगा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स 1/0, इज इट राइट, 1/0। अब देखो, या ऐसे मत समझो, ऐसे समझ लो, दिस इज इनफाइनाइट, मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, जब नीचे वाला पार्ट जीरो रहा हो। तो मैं बोलूंगा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, a इधर भेज दो, माइनस ए बाई बी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चा पार्टी, माइनस ए बाई बी, इज इट राइट।
यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमें एंगल ही फाइंड करना है, एंगल हमें फाइंड करना है। अगर एंगल हमसे फाइंड हो गया तो ए और बी पता चल जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे पता चल जाएगा, ध्यान से सुनिए। मान लिया ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, जो कि थीटा मेरे हाथ में आ चुका है। तो मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा, रिजल्टेंट की वैल्यू बोलूंगा कि साहब दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की जो वैल्यू होगी, सुनना, आर की जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। इसने इसको मार दिया। आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई ये आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इज इट क्लियर? आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आया ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर मिलके हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से जरा सॉल्व करो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आर की वैल्यू हमें पता है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 18। ए स्क्वायर को मैं लिख सकता, ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या? ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या 18 माइनस बी? ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या 18 माइनस बी का होल स्क्वायर, 18 माइनस बी का होल स्क्वायर। इज इट राइट? लिख दिया। तो 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 18 माइनस बी का होल स्क्वायर, 18 माइनस बी का होल स्क्वायर। इज इट राइट रॉन्ग? बस खत्म हो गया कहानी। हम बी यहां से फाइंड करना चाह रहे हैं। अब दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा बी माइनस 18 माइनस बी, तो ये हो जाएगा 18 और प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बी प्लस 18 माइनस बी, बी ने बी को मार दिया। 144 इजिकल टू हो जाएगा 2b माइनस 18 इंटू 18। अब देखो ये 12 गुणे 12 है ना 144, तो देखो 6 दूना 12, 6 18, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, तो 8 इजिकल टू हो गया 2b माइनस 18। इसको इधर भेज दो, 8 प्लस 18 की वैल्यू क्या हो गई 2b। तो देखो 18 तो 20 और 20 से 26, 26 की वैल्यू हो गई 2b। इससे काट दो, b बराबर कितना हो गया? b बराबर कितना हो गया 13, 13 मिल गया मेरे को b। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिख दियो 13। तो a की वैल्यू हो जाएगा 13, 18 माइनस 13, a की वैल्यू हो जाएगा 18 माइनस 13, कितना हो गया 5। मतलब a 5 b 13, दिस इज द आंसर। a 5 b 13, दिस इज द आंसर। आई होप अच्छा पार्टी यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। लाहौल बिलखवात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया क्या? अच्छा, एक चीज है, पहला आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि 12 5 17 हो रहा है जोड़ के। हमें पहले बताया गया था कि ए और बी जोड़ के 18 होना चाहिए, बाकी सब जोड़ के 18 आ रहे थे। हाँ है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया कैसे किया? आ गया। अरे कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही तो था बेसिक, ये बेसिक कैलकुलेशन ही तो था। क्या ऐसा एग्जाम में आए कर लोगे? क्या ऐसा आएगा तो एग्जाम में कर लोगे क्या? बोलो, ये सवाल एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? अवैस खान, नहीं इसमें क्या डाउट आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है क्या?
ये यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी से आ रहा है। यहाँ से हाँ, एक रो से इतनी बड़ी थी ना तो कंफ्यूज हो गया थोड़ी। क्या बड़ी थी? रो से मतलब इस क्वेश्चन जो सॉल्यूशन इसका थोड़ी बड़ा था तो कंफ्यूज हो गया कहाँ से क्या क्या था। अरे कहाँ बड़ा है भाई, मैंने एंगल ये निकाला cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ठीक है, मतलब मैं थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर दिया माइनस ए बाई बी से, फिर इसको सॉल्व किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व, अब मैं यहाँ से ए को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 18 है, तो मैं ए की 18 माइनस बी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, और ए स्क्वायर को 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? तो ए स्क्वायर को नहीं 18 माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं पकड़ रहा है, ये पूरा ए हो गया है पूरा बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो दिस इज ए और माइनस बी, तो माइनस 18 प्लस बी हो गया, और दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए प्लस बी ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया, क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया इसमें? एंगल निकालना समझ में नहीं आया? नहीं, क्लियर है क्लियर। ये तो बहुत आसान सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? क्लियर। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। चलो, हमने अभी क्या किया, हमने भी बेसिक सवाल किए एडिशन के, कल हम सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है? ये पीडीएफ भैया इसके भी वो कर दीजिएगा मिला के। यार आप जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे उसको भी रिवीजन मान लेंगे तो ये। दिस इज वेक्टर एडिशन है ना। तुम लोगों से वो यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है? ट्राई किया क्या? अभी आप जितना करवाए उतनी मतलब प्रैक्टिस करती है और उससे थोड़ी कुछ होगा यार, आप जेई के कर। प्रैक्टिस तो तुम्हें बहुत करना पड़ेगा, मैं तो बहुत मिनिमल करा रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी कंप्लीट भी करना है, आई एम डूइंग वेरी लेस, है ना? प्रैक्टिस तो तुम्हें बहुत करना पड़ेगा। डीपीपी दे दीजिए, चलो मैं टेलीग्राम चैनल पहले आज रात को बनाता हूँ, उसको ज्वाइन करना, वहां डीपीपी भेजूंगा, है ना? चलो, हाँ ये। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू।